Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss about transformation of TI plasmid. तो ये TI प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस किस तरह से होती है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये TI प्लाज्मिड क्या है और प्रमोटर क्या है, TI प्लाज्मिड एज अ वेक्टर के थ्रू कैसे काम करता है उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ये जो TI प्लाज्मिड है उसका ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो जब हमने देखा था कि जो TI प्लाज्मिड है फर्स्ट ऑफ ऑल जो एग्रोबैक्टीरियम में जो टूमेफेशियंस है उसमें पाया गया था। ठीक है, तो वो एक ट्यूमर पैदा करता है ऐसा प्लांट। ठीक है, तो ये जो बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल लिया गया है जो एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेशियंस जो एक बैक्टीरियम है। ठीक है, जो सेल का लिया है उसमें ये जो सेल वॉल है उसका जो एक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और उसमें प्लाज्मिड होता है। अब ये जो प्लाज्मिड है आपको पता ही होगा उसमें रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जहाँ से क्लीवेज होता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया से बाहर हो गया, यानी कि बैक्टीरिया को रिमूव करके बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मिड की बात करें अब प्लाज्मिड बाहर आ गया है। ठीक है, तो ये एक TI प्लाज्मिड है। अब TI प्लाज्मिड में जहाँ रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, जहाँ से क्लीवेज साइट बनती है, देखिए यहाँ जो क्लीवेज साइट बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर tDNA प्रेजेंट है। अब ये tDNA है उसको हम निकाल के एक फॉरेन DNA को ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्लोनिंग प्रोसेस है और क्लोनिंग प्रोसेस में हमने आगे भी देखा था कि जो प्लाज्मिड का कुछ ऐसा पार्ट हो जो निकाल के हम फॉरेन DNA ऐड करते हैं तो एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे ही प्रोसेस है। तो ये जो tDNA है उसको निकाल के हम इतना ही सेम इतना पार्ट हम एक फॉरेन DNA का कट करके लेंगे। ठीक है, जो सेम एंजाइम होता है। तो ये TI प्लाज्मिड क्या हुआ, रिमूव हो गया जो बैक्टीरियम से। ठीक है, एंड जो tDNA है उसे कट किया, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो tDNA को कट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब tDNA निकल गया और उसमें ये जो फॉरेन DNA का जो पार्टिकल्स है वो ऐड हो गया। ठीक है, तो ये जब इंसर्ट होता है प्लाज्मिड में फॉरेन DNA तो वो प्लाज्मिड कैसा बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट TI प्लाज्मिड बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो फॉरेन DNA है वो इंसर्ट कर रहा है tDNA में प्लाज्मिड में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। अब हम कोई एक होस्ट सेल की ज़रूरत होगी तो क्या होगा, ये जो TI प्लाज्मिड है वो फिर से एक इंसर्ट करेगा बैक्टीरियम में। ठीक है, तो ये फिर से बैक्टीरियम में इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सेल में, क्योंकि उसमें सेल में इंसर्ट करके जो क्रोमोसोम बनाना हो और फिर प्लांट सेल बनेंगे। ठीक है, तो उसको होस्ट सेल की ज़रूरत होगी तो वो क्या होगा, होस्ट सेल में फिर से इंसर्ट कर जाएगा और इंसर्ट करने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट बना हुआ प्लाज्मिड है वो क्या करेगा, देखिए यहाँ उसमें जो क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ये बैक्टीरियम है। ठीक है, यूज्ड टू इंसर्ट द tDNA। अब ये जो tDNA है उसका जो इंसर्ट हुआ है उसको यूज़ करता है, यानी कि जो कैरी आउट करता है। ठीक है, जो tDNA में जो हमें फॉरेन DNA डाला है। ठीक है, तो ये फॉरेन जीन को कैरी आउट करता है क्रोमोसोम में जो प्लांट सेल का है। ठीक है, तो अब ये क्रोमोसोम में कैरी आउट हो गया। ठीक है, जो सेल है वो कैरी आउट किया है उसने, यानी कि जो tDNA है यानी कि जो फॉरेन DNA उसमें हमें ऐड किया है। ठीक है, जो क्रोमोसोम में अब क्या होगा, ये क्रोमोसोम में इंसर्ट हो गया तो ये क्रोमोसोम बन जाएगा। देखिए यहाँ क्रोमोसोम है तो इंसर्टेड जब ये tDNA है इंसर्ट कर गया। ठीक है, तो ये tDNA क्या करेगा, ये उसमें फॉरेन जीन के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब ये सेल हम जब अगार प्लेट में जब ये स्टिकिंग करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो कॉलोनी डेवलपमेंट होती है वो
कैसी कॉलोनी होगी, प्लांट सेल की होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो प्लांट सेल है वो प्रोड्यूस हुए हैं, तो प्लांट सेल आर ग्रोथ इन कल्चर। तो ये कल्चर में जो प्लांट सेल है वो ग्रोथ हुए हैं और एक नया प्लांट हमें मिलेगा। ठीक है, जनरेट होगा। वो कैसा प्लांट होगा, एक क्लोन प्लांट मिलेगा, यानी कि जो सेल बना एक क्लोन है, क्योंकि हमने फॉरेन डीएनए ऐड किया था। ठीक है, तो ये क्लोन हुआ वाला प्लांट है। तो ये सेल है जो कैरी आउट किया था फॉरेन जीन को, और ये जो फॉरेन जीन है वो एक्सप्रेस हुआ था। तो एक नया प्लांट मिला, यानी कि एक नया न्यू ट्रेट मिला। ठीक है, जो नया प्लांट जनरेट होगा एक जो ओरिजिनल प्लांट से डिफरेंट होगा, क्योंकि ये न्यू ट्रेट बन गया है। तो ऐसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है जो प्लाज्मिड की। ठीक है, अब देखें तो ये टीआई प्लाज्मिड है एज अ वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर के जैसा काम करता है। तो उसकी प्रोसेस देखें तो ये टीआई प्लाज्मिड है एज अ वेक्टर के थ्रू काम कर रहा है। ठीक है, जो एक वेक्टर जैसा है। तो ये जब ये हम प्रोसेस कर रहे हैं प्लांट जीनेटिक मैनिपुलेशन की, ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन की प्रोसेस हो रही है, तो ये टीआई प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम करेगा और उसके कई सारे फीचर्स है। जैसे फीचर्स के बारे में देखें तो टीडीएनए है जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जीन है जो एक बैक्टीरियल ओरिजिन है, जहाँ ओरिजिन यानी ओरिसाइट हमने देखी थी। ठीक है, तो ओरिसाइट में क्या हुआ, रेप्लिकेशन होता है, यानी कि जो जीन होता है वो ट्रांसक्राइब्ड होता है। ठीक है, जो प्लांट आरएनए पॉलीमरेज करते हैं, जो जीन को ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही होती है उसमें ट्रांसक्राइब हो रहे होते हैं। अब ये जो टीडीएनए है उसके कंटेंट में इंट्रॉन्स हो गए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, हमने भी आगे देखा था, जो डीएनए के कंटेंट में इंट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए। अब क्या होते हैं, इंट्रॉन्स को ये रिमूव करते हैं। ठीक है, रिमूव करने के बाद डीएनए में हमने क्या देखा था, डीएनए से एमआरएनए बनता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ जो टीडीएनए है उसके कंटेंट में इंट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये इंट्रॉन्स को रिमूव करके एक एमडीएनए बनाएंगे। ठीक है, जो एमडीएनए की स्प्लाइसिंग होगी, तो ठीक है ये स्प्लाइसिंग होगी तो एमडीएनए बनेगा। अब कोई ऐसा पार्ट होगा जो टीडीएनए है, ठीक है, जो एक वेक्टर की तरह काम करेगा। तो ऐसे देखें जो ओपन प्रोडक्शन बनता है जीन का, जैसे कि ट्यूमर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्यूमर फॉर्मेशन बनता है, यानी कि जो ट्यूमर है वो पैदा होती है। ठीक है, और ये जो जीन होते हैं वो रिप्लेस्ड करते हैं, कौन करता है, फॉरेन डीएनए। ठीक है, अब हम बात करें जो नोज या ओक्स, ठीक है, तो एनओसी यानी ओसीएस, जो ऐसे जीन है जो डिलीटेड होते हैं। ठीक है, ऐसे जीन को डिलीटेड किया जाता है और ये जो ओक्स जीन है, ओसीएस जीन, वो रिमूव हो जाते हैं और जो प्रमोटर है वो रिटेन करता है। क्योंकि ये जो प्रमोटर रिटेन होता है तो जीन एक्सप्रेशन होता है वो अनश्योर होता है। ठीक है, तो ये अनश्योर होने के कारण जो फॉरेन डीएनए का जो जीन एक्सप्रेशन है वो अनश्योर होने के कारण क्या होगा, कोई जो ये एक्सपेरिमेंट होता है वो सक्सेसफुली कैरी आउट होगा। तो हम मान लेंगे जो अगर ये जीन एक्सप्रेशन होता है तो वो फुली कैरी आउट हो गया है। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ केनामाइसिन एंड मेथोट्रेक्सेट रेजिस्टेंट इन प्लांट। ठीक है, तो ये प्लांट में पाए जाते हैं। अब देखें तो ये ओन्स जीन है वो एक मार्कर डीएनए को यूज़ करेंगे। मार्कर के बारे में आपको पता है, मार्कर जीन क्या हो गए, ठीक है, जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ मार्कर डीएनए है। ठीक है, वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं हाई रेट पर। ठीक है, तो मार्कर डीएनए का काम है जो ग्रो करना, हाईली ग्रो करना। ठीक है, तो ये ग्रो करते हैं विदाउट एडिशन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स के बिना ही ये उसका जो रेट होता है, ग्रोइंग रेट, वो बढ़ाता है। ठीक है, लेकिन ये जो ग्रो है वो है, अगर हम इस जो सेल है वो ग्रो हो गए, उसे हमें यानी कि जो सेल बनेगा, जो प्लांट बनेगा, अगर हमें हेल्दी चाहिए, ठीक है, तो क्या करना होगा, ये है जो प्रोसेस हो रही है वो क्या होगा, ये
इस प्रोसेस को हम रिटेन नहीं कर पाएंगे और डिलीटेड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो टी प्लाज्मिड है बहुत एक्सेलेंट वर्क करता है जो ये जीनेटिक मैनिपुलेशन की प्रोसेस में, यानी कि जो प्लांट सेल बनता है उसमें। ठीक है, तो अब देखें टी प्लाज्मिड एंड प्रमोटर। तो टी प्लाज्मिड है बहुत लार्ज होता है साइज में। ठीक है, जैसे कि उसकी जो बेस पेयर देखें तो 235 किलो बेस पेयर होती है और ये जो मॉडिफाइड नहीं होता। तो ये अगर मॉडिफिकेशन और मैनिपुलेशन के बजाय हम ये जो टीडीएनए है, जो नॉर्मल टीडीएनए है, उसको हम रिप्लेक्स करते हैं जो मॉडिफाइड टीडीएनए में, यानी कि जो टी प्लाज्मिड का जो टीडीएनए में। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो ओपन प्रमोटर होता है, ठीक है, वो श्योर नहीं होता। जो सिलेक्टिव एक्सप्रेशन होता है, जो फॉरेन डीएनए का एक्सप्रेशन होता है, उसमें ये जो उसमें जो सिलेक्शन होता है उसमें अनश्योर रहता है। ठीक है, तो ये ओपन प्रमोटर है क्या होता है, ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में रहते हैं और कंटिन्यूस अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जो प्लांट की प्रोडक्ट होती है, जो ओपन जीन्स है, उसकी कंटिन्यू ये प्रोडक्ट बनाता है। तो ओपन स्ट्रक्चर जीन्स है वो रिमूव्ड हो गए, लेकिन जो ओपन प्रमोटर है वो रिटेन होगा। तो ये तो क्या होगा, ये परमानेंटली एक्टिव हो जाएगा। अब ये जो रेगुलेटर प्रमोटर है उसके बजाय ये जो ओपन प्रमोटर का हम यूज़ करें, तो ये जो ओपन रेगुलेटर प्रमोटर है एक फेसोलिन प्रमोटर किया जाता है। ठीक है, तो ये फेसोलिन प्रमोटर से जाना जाता है। तो ये फेसोलिन प्रमोटर है वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, तो ये जीन को एक्सप्रेस करते हैं इन सनफ्लावर। सनफ्लावर के जो प्लांट होते हैं उसमें ये एक्सप्रेशन लाते हैं। तो ये जीन है जो कंट्रोल रहते हैं किससे, फेसोलिन प्रमोटर से ये कंट्रोल रखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो फेसोलिन प्रमोटर है वो बेस्ट रहता है। अब ये जो प्रमोटर उसकी जो सीक्वेंस के बारे में देखें तो उसे हम आइसोलेट करेंगे और उसमें अटैच करेंगे किसके साथ, कोई भी जीन के साथ हम उसे अटैच करते हैं और फिर उस जीन को ट्रांसलेट करते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये रेगुलेटर प्रमोट है बहुत इजीली यूजफुल होता है जो जीन मैनिप में। ठीक है, अब ये जो फेसिलिन है वो सिंथेसाइज करेगा, यानी कि जो सीड है उसका जो डेवलपमेंट होगा उसमें ये फेसोलिन प्रमोटर है वो सीड को डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये जो एक प्रमोटर है वो रेगुलेटर ऑन जीन को प्रमोट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ टी प्लाज्मिड। तो टी प्लाज्मिड का लिमिटेशन क्या होता है, तो कई ऐसे जो प्लांट होते हैं, मोस्ट ऑफ प्लांट के जो कोमोरिकल जो इंटरेस्ट होते हैं, जो एक मोनोकोटाइलेटेड यानी कि द्विबीजपत्री प्लांट। ठीक है, हमने आगे कहा था कि जो उसके सीड का 2 पार्ट होता है, ऐसे प्लांट। ठीक है, एंड जो एग्रोबैक्टीरियम है इंड्यूस ट्यूमर इन देम, तो वो क्या होता है, ट्यूमर पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो ये मोस्टली ये जो द्विबीजपत्र वाले प्लांट होते हैं उसको ट्यूमर बनाता है। ठीक है, तो उस प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ मेजर क्रॉप प्लांट, सीरियल्स प्लांट हो, ग्रेन्स प्लांट हो, ये सारे प्लांट में ये जो ट्यूमर पैदा करते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये मोनोकोट्स है, जो टी प्लाज्मिड की बात करें तो वो जो हम एज अ वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, टी प्लाज्मिड एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है। लेकिन ये जो मोनोकोट यानी कि एक बीज पत्री, ठीक है, जैसे कि हम बात करें गेहूँ हो, जो गेहूँ, बाजरी, जो ऐसे प्लांट हो जिसके जो सीड होते हैं उसके पार्ट नहीं हो सकते, उसे हम मोनोकोट कहेंगे। ठीक है, जो डिकोटेड होते हैं वो क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं। तो ये टी प्लाज्मिड है वो जो एक वेक्टर की तरह यूज़ नहीं हो पाते मोनोकोट में। ठीक है, जब हम ये जीनेटिक मैनिपुलेशन की प्रोसेस करते हैं तब अब क्या होता है, ये जो डिकोटिलेडोन प्लांट है, ठीक है, ये डिकोटाइलेडोन प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो उसमें प्रिफरली होता है टी प्लाज्मिड यूज़ कर पाता है इजीली। लेकिन
मोनोकोट्स में उसमें कुछ लिमिटेशन होते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये जो एक्सपेरिमेंटली अब ये देखें तो ये जो एक स्पीसीज है जो एट्यूमेटासिस ऐसी स्पीसीज है, वो क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, टीडीएनए में। और कई ऐसे जो मोनोकोट्स है जो एक एक्सप्रेशन की प्रोसेस में जुड़ेंगे, ठीक है, जो ऐसे जीन होंगे जो ओपन जीन्स है, ठीक है। तो एक ओपन जीन्स है विदाउट इंड्यूसिंग ट्यूमर फॉर्मेशन, ठीक है, तो ट्यूमर फॉर्मेशन के बिना ही वो एक्सप्रेशन उसमें होता है। अब देखें तो जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस है, ठीक है, तो उसे हम CAMV शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर ये जो मोज़ेक वायरस है, जो एक मैनिपुलेशन की प्रोसेस हो रही है प्लांट सेल में, उसमें एक वेक्टर की तरह यूज़ किया जाता है। अब जो एक वायरल डीएनए है वो इन्फेक्टिव करता है, ठीक है, और ये जो एंटर कर जाता है प्लांट सेल में, डायरेक्टली एंटर करता है, तो क्या होता है, जो लिफ्ट में जो उसके लीफ होते हैं उसमें, और ये जो उसके रूट में होते हैं जो सारे, ठीक है, तो डायरेक्टली ये सेल में एंटर कर जाते हैं। अब क्या होता है, ये सेल में एंटर कर गया तो जो डीएनए है उसका रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर ये डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है तो उसमें क्या होगा, जो जीन है वो एक्सप्रेस हो गए, ठीक है, और जो एक्सप्रेस हो गए, और किसके साथ एक्सप्रेस हो गए, वायरस पार्टिकल के साथ, क्योंकि वायरस पार्टिकल है सीधा ही सेल में एंटर कर गया है, तो उसका जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी तो उसमें भी वायरस पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अब जो नया सेल बनेगा, यानी कि जो न्यू वायरसेस है, ठीक है, वो प्लांट में वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये CAMV वायरस है जो डीएनए को जो नॉट इंटीग्रेट इन होस्ट जीनोम, ठीक है, तो होस्ट जीनोम में इंटीग्रेट नहीं करता, लेकिन सीधा ही सेल में इंटीग्रेट करता है, और ये नॉट बी हैंडल्ड ओवर टू ऑल प्रोजनी सेल, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि एक सेल में गया तो उसकी जो प्रोजनी बनेगी तो उसमें भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सारे जो प्रोजनी है उसमें भी ये नहीं पाए जाते, लेकिन जिस प्लांट को इन्फेक्टेड किया है उसमें ही यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। अगर ये जो प्लांट है जो CAMV वायरस है उसमें जो उसकी लिमिटेशन देखे, ठीक है, तो क्या है, तो ये CAMV जीनोम है वो क्या करेगा, नॉट इंक्रीज्ड मच, ठीक है, यानी कि बहुत बढ़ावा नहीं देता। अब ये जो सारे जीन होते हैं जो कि ये CAMV जीनोम होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, यानी कि जो डिलीटेड करते हैं, और जो फॉरेन डीएनए जब उसमें इंसर्ट होता है तो क्या होगा, बहुत लेस रेट पर होता है, क्योंकि ये CAMV है बहुत नैरो होस्ट रेंज होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है उसमें अगर रेंज कम हो, ठीक है, तो सारा उसका जो लेंथ है वो नहीं आ सकती, ठीक है, तो उसमें कई बार ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, तो यहाँ पर उसकी लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है जो CAMV है वो एक वेक्टर की तरह यूज़ भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये नैरो उसकी जो रेंज देखे, ठीक है, तो ये नैरो होस्ट रेंज उसकी होती है, उसके कारण ये एक वेक्टर की तरह यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब देखें डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक है जो प्लांट के प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, जो सेल वॉल होती है उसमें जो प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, प्लांट की बात करें तो उसमें प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, तो ये प्रोटोप्लास्ट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसके सेल में ये जो पॉलीफिथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट होता है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में PEG कहेंगे। तो ये प्रोटोप्लास्ट क्या करेगा, एक डीएनए को लेगा, ठीक है, और क्या होगा, सराउंडिंग मीडियम में होगा। अब ये जो डीएनए लिया वो क्या है, स्टेबली इंटीग्रेट करेगा, ठीक है, प्लांट के जो क्रोमोसोम डीएनए है उसमें। अब ये जो
इंटीग्रेट कर गया तो क्या होगा, अब ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म होगा प्लांट सेल में, जो डीएनए यानी कि जो जीन है वो इंटीग्रेट हुआ है उसके साथ ये ट्रांसफॉर्म होगा प्लांट सेल में। तो जैसे कि उसमें हमने जो देखा कि जो ऐसे रेजिस्टेंट हो गए, जो केनामाइसिन रेजिस्टेंट है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्गली प्रमोटर की तरह काम कर रहे हैं जो उसमें जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये प्लांट है जब उसकी रीजनरेशन स्टार्ट होगी, ठीक है, तो वो एक रीजनरेशन स्टार्ट हो गई क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमने जो नया सेल है उसमें ट्रांसपोर्ट किया है, ठीक है, डीएनए को, और ये प्लांट सेल में उसके साथ, और ये जो रेजिस्टेंट भी उसके साथ एक प्रमोटर की तरह काम कर रहा है। तो नई जनरेशन स्टार्ट होगी, वो क्या होगी, एक रेजिस्टेंट बनेगी, किससे, केनामाइसिन से, क्योंकि केनामाइसिन यहाँ जुड़ गया था, ठीक है, एक प्रमोटर की तरह। अब ये जो रेजिस्टेंट होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो उसकी डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो हमने डीएनए लिया था उसकी, ठीक है, तो ये रैंडमली इंटीग्रेट करता है प्लांट जीनोम में। तो कोई ऐसे, हम ऐसे कोई एक जीन की बात करें तो सिलेक्ट किया, और डायरेक्ट डिजाइड प्लांट की बात करें, ठीक है, जो डिजाइड प्लांट लिया यानी कि जो उसका डीएनए लिया, तो उसके बीच में हम एक क्लोनिंग करते हैं, ठीक है, तो उसके जब हमने इंटीग्रेट किया और जनरेशन बाय जनरेशन ग्रो करते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट नहीं हो पाती, तो इजीली ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोसेस होती है वो सक्सेसफुल होती है। अब देखें तो जेनेटिक मैनिपुलेशन इन एनिमल सेल, एनिमल सेल की जो कैटेगरी देखें तो ममल्स होते हैं, ममल्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो ये ममलियन सेल्स होते हैं, उसमें ये जेनेटिक मैनिपुलेशन की प्रोसेस होती है। तो किस तरह होती है, तो आपको पता हो कि दो टाइप की कंडीशन होती है, विट्रो कंडीशन, इन विवो कंडीशन, इन विट्रो एंड विवो, ठीक है, उसके बारे में आपने आगे स्टडी किया होगा, ठीक है। तो ये एक डिफ़िकल्ट, जो एक्सट्रीमली एक डिफ़िकल्ट कल्चर है जो ममलियन सेल का, हम इन विट्रो कंडीशन का जो हमने लिया है, ठीक है, सेल का, तो एक ऐसा कल्चर लिया है, और ये जो ममलियन सेल है उसमें ये टोटिपोटेंसी नहीं होती, ठीक है, तो टोटिपोटेंसी ना होने के कारण उसमें जेनेटिक चेंज आता है कि नहीं आता, ठीक है, क्योंकि हमने जो विट्रो कंडीशन में लिया अब हम विवो कंडीशन में कर रहे हैं, तो क्या होगा, अब डायरेक्टली हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा, ये जो ममेलियन ग्रोथ है वो बहुत लो मिलेगा, ठीक है, और ये जो उसकी जो प्रोजेनिस है जो प्रोड्यूस होगी वो उसके जो बनने का चांसेस है वो भी नहीं रहता, इसलिए ये जो प्रोसेस है उसकी यहाँ लिमिटेशन आ जाती है। तो ये उसका जो रीज़न देखे तो ये जो जेनेटिक मैनिपुलेशन की प्रोसेस हो रही है ममलियन सेल में, ठीक है, तो क्या होता है, जो हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, इन मोनोक्लोनल एंटी बॉडीज होता है, यानी कि जो दूसरा भी है एक वायरल पार्टिकल्स, ठीक है, जो वैक्सीन का होता है। अब ये जो सारे हैं वो मैनिपुलेशन एंड कल्चरिंग मेलियन सेल में होते हैं, ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस करने में जो उसका कॉस्ट होता है बहुत हाई बन जाता है, और उसका जो प्रोडक्ट मिलता है बहुत हाई होता है, इसलिए ये प्रोसेस बहुत रेयर केस में होती है, ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है बहुत हाईली होता है, ठीक है, तो ये उसकी जो प्राइस है वो भी बहुत हाईली होती है, तो ये प्रोसेस बहुत रेयर केस में की जाती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखें तो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, तो कोई हम जो डीएनए का जो फॉरेन डीएनए की बात करें जो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, ठीक है, उसका जो हम मिक्सचर लेके उसे हम ट्रीट करते हैं एक होस्ट सेल के साथ, जो होस्ट सेल है वो किसका है, ममलियंस का, ठीक है, तो ये होस्ट सेल है जो टेकअप किया है जो डीएनए का, ठीक है, जो ऑन साइट, ठीक है, अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो लाइगेटेड हो गए किसके साथ, ये जो एक कॉन्कैटिनेटर होते हैं, ठीक है, उसके साथ। अब ये जो इंटीग्रेट होते हैं
तो एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनाते हैं जो डीएनए का न्यूक्लियर में, ठीक है। अब ये जो कॉन्कार्डेमेटर है वो क्या करेगा, एक फॉर्मेशन बनाएगा, जो एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन है उसमें ये जो फॉर्मेशन हो गए, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा उसका जो रोल होता है, यूज़फुल होता है, ठीक है। तो ये जो जीन है वो क्या करेगा, इंसर्टेड करेगा दोनों के बीच में, ठीक है। जो एक डीएनए हमने लिया, जो फॉरेन डीएनए और होस्ट डीएनए, ठीक है, दोनों के बीच में ये इंसर्टेड करेगा। अब ये मार्कर जीन है वो क्या करेगा, एक सेल को जो अलाउ करेगा, जैसे कि जो एक सेल को यूज़ करता है, जैसे कि ज़ैंथिन है, ठीक है, जो एक प्रिकर्सर की तरह काम कर रहा है, और ये जो सिंथेसाइज कर रहा है प्यूरिन्स को, उसके बजाय ये हाइपोक्सेंथिन है वो यूज़फुल होता है। तो कोई ऐसे भी जीन मार्कर है वो क्या करते हैं, जो एक नियोमाइसिन है, ठीक है, उसको रेजिस्टेंट करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो उसका जो सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे बढ़ाता है, ठीक है। तो अब देखें वायरसेस के बारे में। तो वायरसेस एक इम्पोर्टेंट वायरसेस है SV40। तो SV40 यानी कि सीमेन वायरस है, ठीक है। यहाँ जो 40 यानी कि जो उसका रोल नंबर एक चेन दिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत यूज़फुल वेक्टर है, ठीक है। जब हम ममलियन की जीन क्लोनिंग करते हैं उसमें एक वेक्टर की तरह काम करता है। तो ये जो वायरसेस है वो डिलीवर नहीं करता डीएनए को, लेकिन जब ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है और उसके कंटेंट में जो ये प्रमोटर होता है वो यूज़फुल होता है जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो फॉरेन डीएनए में होता है, ठीक है। और ये जो SV14 है, यानी कि ये जो SV40 यानी कि जो सीमेन वायरस है उसके कंटेंट में सर्कुलर डीएनए होता है, और ये जो मॉलिक्यूल है उसका लेंथ देखें तो 5.2 किलो बेस पेयर लेंथ होता है। अब ये डीएनए की बात करें तो उसके कंटेंट में 3 टाइप की पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है उसमें जो रेप्लिकेशन होता है, ओरिजिन रेप्लिकेशन, जहाँ वेक्टर हो, ठीक है, तो वहाँ पर ओरी साइड पर यह रेप्लिकेशन करना स्टार्ट करता है, तो रेप्लिकेशन ओरिजिन होता है। और सारे जीन है, ठीक है, वो क्या करेंगे, रेप्लिकेशन होगा। और लेट जीन है वो क्या करेगा, वायरल कोड प्रोटीन करेगा, ठीक है, जो प्रोटीन का जो वायरल कोड बनाता है, ठीक है। तो ये लेट जीन करता है। अब ये फॉरेन डीएनए है क्या करेंगे, ये रिप्लेस्ड करेंगे सारे जीन को लेट जीन में, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो होस्ट सेल है उसके साथ ये एक हेल्पर है, ठीक है, जो वायरस है उसके कंटेंट में एक फंक्शनल कॉपी बनाता है जो मिसिंग जीन हो, ठीक है। तो ये थे डीएनए के कंटेंट की बात। अब देखें तो जेनेटिक मैनिपुलेशन इन ईस्ट, ठीक है। तो वायरस के बाद, वायरस के बारे में हमने डिस्कस किया, अब ईस्ट देखते हैं। तो उसकी लिमिटेशन देखें तो यूकैरियोटिक यानी कि जो प्लांट एनिमल सेल हो एंड बैक्टीरिया हो, ठीक है। तो प्लांट एंड एनिमल सेल होते हैं, उसका जो ग्रोथ होता है वो बहुत स्लो रेट में होता है और वे बहुत डिफ़िकल्ट होता है अल्टीमेट में, ठीक है। अगर ये लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में उसका जो ग्रोथ होता है बहुत स्लोली होता है, तो ग्रोथ होने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी भी होती है, क्योंकि उसका एक रीज़न है जो बैक्टीरियल कल्चर है, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं एक होस्ट सेल का, ठीक है। तो उसमें भी कुछ लिमिटेशन होती है, तो उसके कारण उसका जो ग्रोथ रेट होता है वो कम होता है। तो बैक्टीरिया है उसमें इंट्रॉन्स नहीं होता, तो इंट्रॉन्स ही नहीं होता तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्लाइसिंग मशीनरी है वो भी नहीं होती, तो वो एबल नहीं होते हैं, यानी कि परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि स्प्लाइसिंग प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। तो जो पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस है, जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है, ऐसे, तो ये भी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाएगा। प्लाज्मिड जो वेक्टर है, ठीक है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन
नहीं होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन सेल बनता है वो जो अश्योर रहता है। ठीक है, अब देखें तो ये ऐसे पैथोजेनिक है। ठीक है, अगर ये पैथोजेनिक है या तो फिर ये पैथोजेनिक नहीं है, तो हम ये ईस्ट की बात करें तो ये ईस्ट पैथोजेनिक नहीं होती। तो उसमें क्या होते हैं, जो जीन होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं किसके साथ, पैथोजन के साथ। और अगर ये पैथोजन के साथ एक्सचेंज होते हैं तो क्या बन जाते हैं, पैथोजेनिक बन जाते हैं। ठीक है, और पैथोजेनिक बनने के बाद ये जो कई सारे डिजीज कोज करते हैं। अब देखें तो एडवांटेजेस ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट का एडवांटेजेस क्या है, तो ऑलमोस्ट देखें तो उसमें लिमिटेशन होते हैं, जैसे कि प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या तो बैक्टीरिया का हो। ठीक है, क्योंकि ये जो ईस्ट है वो सेकेरोमाइसिस सर्विशियल होता है। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप है, जैसे कि देखें तो ये एक यूकैरियोटिक के साथ ये स्मॉल होता है, वेल कैरेक्टराइज जीनोम होता है। ठीक है, और ये बहुत फास्टर ग्रो रेट होता है ईस्ट का। और एनिमल एंड प्लांट सेल की बात करें, ठीक है, तो ये एक बहुत फास्टर रेट है, किससे, एनिमल और प्लांट सेल्स से भी ज़्यादा एक फास्टर ग्रोथ होता है उसका। और ये नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, तो नॉन पैथोजेनिक होने के कारण उसमें जो डीएनए है वो एक्सचेंज नहीं हो पाते, तो एक्सचेंज ना होने के कारण वो पैथोजन नहीं बन पाते। ठीक है, तो अगर पैथोजन नहीं होगा तो कोई डिजीज नहीं बन पाएगा। ठीक है, और कई ऐसी भी ईस्ट जीन्स होते हैं उसके कंटेन में इंट्रॉन्स होते हैं। एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए, जो जीन के कंटेन में इंट्रॉन्स हो तो उसमें स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगी। अगर स्प्लाइसिंग प्रोसेस होगी तो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोसेस होगी और नेक्स्ट जनरेशन ग्रो होगा। ठीक है, तो उसके कंटेन में, यहाँ जो ईस्ट के कंटेन में इंट्रॉन्स है तो क्या करेगा, स्प्लाइस्ड आउट करेगा, यानी कि उसमें सेल्फ स्प्लाइसिंग होगी। ठीक है, स्प्लाइसिंग के बारे में हमने आगे देखा था, जो प्रीवियस कई सारे हमने जो लेक्चर यूनिट देखे। ठीक है, उसमें स्प्लाइसिंग की प्रोसेस आई थी, 2 टाइप की होती है, सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है और दूसरी जो हम खुद स्प्लाइसिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ईस्ट में सेल्फ स्प्लाइसिंग होगी। ठीक है, तो ये इंट्रॉन्स है क्या करेगी, खुद ही ये प्रोसेस से आउट हो जाएगी। ठीक है, खुद को ये जो रिमूवल कर देंगे, तो ये सेल्फ स्प्लाइसिंग है। और ये जो डीएनए से फॉरेन डीएनए बनाने में जो यूज़ होता है, ठीक है, तो ये ईस्ट है वो जो किसको कैरी आउट करता है, क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन करेगा, जैसे कि प्रोटियोलाइसिस, ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, ऐसे। तो अब देखें जो उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, जैसे कि डीएनए के क्लोन बनाने में, उसमें ये जो ईस्ट का जो रेट देखे तो वो हायर होता है। ठीक है, तो क्लोन बनाने में बहुत हायर होता है। और उसके कंटेन में मिनी क्रोमोसोम होता है कि जो फॉरेन डीएनए में पाया जाता है। जैसे कि अब बात करें तो कि ये जो फॉरेन डीएनए है, जब ये मिनी क्रोमोसोम के साथ अटैचमेंट करता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रोजेनी सेल है वो बनता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट सेल है वो क्या करेगा, जो डीएनए को क्लोन बनाने में उसका जो रेट है वो बढ़ाता है। और उसके कंटेंट में एक तो मिनी क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर ये मिनी क्रोमोसोम है और मिनी क्रोमोसोम के साथ ये फॉरेन डीएनए अटैच होता है, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसकी जो प्रोजेनी सेल है वो भी बन जाती है। ठीक है, तो ये बात थी ईस्ट के बारे में। सो गाइज, इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम साइट डायरेक्टेड म्यूटाजीनस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।